योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्ते एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का इस पावरफुल सेशन में जिसका टॉपिक है प्रेगनेंसी। आज का सेशन इतना कमाल का होने वाली है, ऐसी अमेजिंग बातें हम जानेंगे कि कितनी छोटी छोटी गलतियां प्रेगनेंसी में कितने बड़े इंपैक्ट ला सकती है, कितने बड़े बुरे परिणाम ला सकती है। जो वेट लॉस का हमारा वर्कशॉप था, इसके बाद जो हमारा प्रेगनेंसी का सेशन है, इसे भी काफी पावरफुल करने की कोशिश करूंगा और आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये सेशन भी ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लगता है जब आप सेशन ज्वाइन करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अगर आप रेडी है इस सेशन के लिए तो प्लीज रेडी टाइप कीजिए, जिससे मेरा उत्साह और बढ़ता है। और आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, नोटबुक पेन लेकर प्रॉपरली चेयर पर या नीचे जमीन पर बैठकर इस सेशन को अटेंड कीजिएगा, ताकि आपको इसका मोस्ट ऑफ द चीजें प्रैक्टिकली समझ में आए। तो आगे बढ़ते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सेशन का टॉपिक क्या है, क्या हम जानने वाले प्रेगनेंसी के बारे में। तो पहला है साइंस ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेटेड फ्रूट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला को कौन से फल नहीं खाने चाहिए और उसका क्या साइंटिफिक रीजन है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या है हमारा पहला टॉपिक, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला ने कौन से फल नहीं खाने चाहिए और इसका क्या साइंटिफिक रीजन है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इसमें आपको पता चलेगी। जैसे अगर मैं कोई फल के बारे में बता रहा हूं, फ्रूट के बारे में ये नहीं खाना है, लेकिन वो जो साइंटिफिक रीजन होगा वो आपको ज्यादा फायदा देगा, बहुत सी क्लियर कर देगा बातें, और आपकी बॉडी के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता लगने वाली है। दूसरा इसमें है साइंस ऑफ डिफरेंट पोजिशन, स्लीपिंग एंड सिटिंग पोजिशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी पोजीशन में बैठना नहीं चाहिए, कौन सी पोजीशन में सोना नहीं चाहिए, ये भी हम सीखेंगे। और अगर हम गलत पोजीशन में सोते या बैठते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है एक प्रेग्नेंट महिला पर, उनके बेबी पर, तो ये भी जानेंगे। काफी पावरफुल सेशन होने वाला है। और ये आज का सेशन है ना, मैं ट्रूली आपको बताता हूँ, एक प्रेग्नेंट महिला के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनके बेबी के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। और आप देखिएगा आज कितना बूस्ट मिलता है नॉलेज का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हैप्पी रहिएगा आप भी, और बीच बीच में मैं आपसे जरूर कंफर्म करता रहूंगा कि आपको सेशन पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। सो थैंक यू। सो पहला चैप्टर है, 3 चैप्टर है, काफी आसान है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पावरफुल है। सो कौन सा है पहला चैप्टर, व्हाट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फ्रूट्स कौन से नहीं खाने चाहिए, समझने से पहले कारण समझ लेते हैं कि भैया क्या सही नहीं होता है प्रेग्नेंट बॉडी के लिए। तो पहला है फूड विच स्टिमुलेट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो भी फल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को, स्पेशली यूटेरस, जिसे हिंदी में हम गर्भाशय कहते हैं, जिसमें बेबी होता है, बच्चा होता है यूटेरस में, उसका कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट कर दे, उसे स्टिमुलेट कर दे, वो चीजें, फल या फूड जो भी है वो हमें नहीं खाना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी के दौरान वो चीज नहीं खानी चाहिए। उससे क्या होगा, वो खाने से अनायास ही उनका यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा और जिसके कारण प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती है। बेसिक चीजें इजी है, समझ गए आप क्या कारण है नहीं खाना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्शन करने वाले फल या फूड खाए गए तो इसके कारण बेबी पूरा ड्यूरेशन होने से पहले ही एबॉर्शन हो सकता है या मिसकैरेज हो सकता है। वेरी सिंपल, आगे बढ़ते हैं। फूड विच कैन इनिशिएट ब्लीडिंग, जो खाने के कारण ब्लीडिंग हो, रक्तस्राव हो, विथ हॉट पोटेंसी। मतलब जो खाना या फिर जो भी फल है जिनकी पोटेंसी, जिसे हम वीर्य कहते हैं या फिर जिसे हम तासीर कहते हैं, गर्म तासीर की चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। ये खाने से प्रेगनेंसी में कोई भी गर्म चीज जो शरीर पर हॉट इंपैक्ट डालती है, जिसे उष्ण वीर्य की कहा जाता है, गर्म चीजें प्रेगनेंसी में हितकारक नहीं होती है। ये काफी विपरीत परिणाम प्रेग्नेंट लेडी पर करती है। इसीलिए कोई भी चीज जो वैसे ही गर्म है और उसका पोटेंसी गर्म है, यानी उसका वीर्य, तासीर गर्म है, वो नहीं खानी चाहिए। उसके बाद फूड हैविंग स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, कुछ फल या फ्रूट्स
होते हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी जो इंटरनल लाइनिंग है, मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसके इंटरनल वॉल में सीलिया होते हैं। सीलिया यानी सॉफ्ट हेयर लाइक डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन सीलिया को भी ये डाइल्यूट कर सकते हैं, इन सीलिया को भी ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिसमें होते हैं, ऐसे फल या फूड हमें नहीं खाने चाहिए। बहुत ही सेंसिटिव फेज है जी प्रेगनेंसी, आपको भी पता है। और आपको पता चलेगा कि प्रेग्नेंट महिला में जो प्रॉब्लम होते हैं, जैसे प्रेग्नेंट महिला में अगर सिंपल कफ का इश्यू है, स्नीजिंग वगैरह होता है, और एक नॉर्मल व्यक्ति को होता है, तो इसमें काफी डिफरेंस होता है भैया, काफी डिफरेंस होता है। आगे आगे हम जानेंगे। ऑलराइट, सो अभी हमने क्या जाना कि जो भी फल या फूड जिसमें स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, या जिसके कारण बॉडी में स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं, या जिसके कारण हमारा शरीर में एसिड ज्यादा बढ़ता है, वो चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद होता है जो चीजें हेवी टू डाइजेस्ट है, भारी है, जिसे हम कहते हैं गुरु गुणात्मक है। गुरु गुणात्मक मतलब डाइजेशन के लिए ज्यादा समय लेती है या इजीली डाइजेस्ट नहीं होती है, इन्हें भी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी इनका डाइजेशन वीक होता है, डाइजेशन के प्रॉब्लम इनको चल रहे होते हैं, ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कई तरह की प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आप हेवी चीजें इस दौरान खाएंगे तो उसे और वर्स्ट बना देगा, और प्रेगनेंसी में थोड़ा भी प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। थिंग्स विच इंक्रीजेस कफ दोष। कफ दोष आपको पता है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, आयुर्वेद में बताया 3 दोष। अगर हमें कभी आप इंटरेस्टेड है तो इस पर भी, दोष पर भी हम सेशन जरूर अरेंज करेंगे। आप मुझे बताइए कमेंट करके, अगर आप इंटरेस्टेड है आयुर्वेद पर कोई सेशन हम अरेंज करें तो जरूर कर सकते हैं। आपकी इच्छा के आगे कुछ नहीं, आपकी इच्छा है तो हम जरूर अरेंज कर सकते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इंटरेस्टेड टाइप कीजिए। ऑलराइट, सो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो जो चीजें कफ दोष बढ़ाती है उसके कारण क्या हो सकता है, शरीर में भारीपन रहना, डाइजेशन वीक होना, और बार बार सर्दी जुकाम होते रहना। देखिए, नॉर्मल व्यक्ति को सर्दी जुकाम होता है, वो दवाई ले सकते हैं, उसे इजीली सह सकते हैं, लेकिन एक प्रेग्नेंट महिला ऑलरेडी उनके ऊपर एक काइंड ऑफ बोझ होता है, इनके शरीर पर थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, और उसके बाद इस तरह के ट्रबलिंग इरिटेटिंग सिम्टम्स दिखने लगे तो वो और तकलीफ देने वाले होते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए दवाई नहीं ली जाती। आपको भी पता है, इनको प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई इजीली नहीं देते हैं, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आप समझ रहे हैं ना बातें। प्रेगनेंसी कैसा फेज है, फेज ऑफ मिरेकल्स विथ पेन, एक जादुई फेज है ना, लेकिन इसमें दर्द भी होता है, एक मिरेकल का फेज है, तो इसको संभालना होता है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। ये जो चीजें यहाँ पर बताई गई है, नॉर्मली किसी व्यक्ति ने खाई ये चीजें इस तरह के इंपैक्ट वाले, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, होती भी है तो वो छोटी मोटी दवाई से या घरगुती इलाज से इसे ठीक कर देंगे। लेकिन एक महिला को जो कि प्रेग्नेंट है, उनको ये चीजों से प्रॉब्लम होता है, तो उससे साथ लड़ना इनके लिए काफी कठिन होता है, क्योंकि उनके शरीर पर ऑलरेडी एक तरह से स्ट्रेस होता है, फिजिकल भी और मेंटल भी, और ये दवाई नहीं ले सकती। तो अगर ये दवाई नहीं ले सकती तो इनको ये सहना पड़ता है, ये तकलीफ इनको झेलनी पड़ती है। तो ये ना हो, इसलिए इस तरह की इंपैक्ट वाली चीजें, फूड या फ्रूट्स हमें अवॉइड करने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आगे बढ़ते हैं, कौन से है वो 5 फल जो प्रेगनेंसी में हमें स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेट करने हैं। पहला है पपाया। पपाया बड़ा फेमस है, आप कहीं पर भी सर्च करेंगे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ही करता है, यानी गर्भाशय को ये आकुंचन करने का काम करता है, इसीलिए पपाया प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। इससे भी मिसकैरेज होने की संभावना रहती है। आप समझ रहे हैं ना। बहुत से लोग कैस्टर ऑयल लेते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, प्रेगनेंसी में कैस्टर ऑयल कभी मत लेना, वो मिसकैरेज कर सकता है। कैस्टर ऑयल से भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होकर बेबी समय से पहले ही बाहर आ सकता है। ऑलराइट, सो पपाया पहला है। दूसरा है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो एक डेलिकेट बॉडी के लिए, एक डेलिकेट फेस के लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए प्रेगनेंसी में पाइनएप्पल हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद है राइपन मैंगो, यानी पका हुआ आम। सर जी आम से क्या प्रॉब्लम है जी, आम से मत बोलो सर जी, आम तो चाहिए हमें। देखिए
प्रेगनेंसी के दौरान एक ही सीजन हो सकता है जाएगा आम का, तो जाने दीजिए, लेकिन प्रेगनेंसी में आम मत खाइए पका हुआ स्पेशली, क्योंकि ये गुरु होता है, गुरु यानी हेवी टू डाइजेस्ट होता है, और विदा ही गरम तासीर का होता है, हॉट पोटेंसी जिसे कहते हैं। इसके कारण प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहती है। इसीलिए आपको याद रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान पका हुआ आम नहीं खाना है। इतने सुंदर सुंदर पिक्चर लगा दिए सर जी नोट्स में, और आप कह रहे आम ना खाओ। यस, आम नहीं खाना है। अभी तो किसी की प्रेगनेंसी चल रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि आम का सीजन आने से पहले इनका डिलीवरी हो जाए। लेकिन अगर किसी का रहता है प्रेगनेंसी ड्यूरिंग आम का सीजन, तो वो आम का सीजन प्लीज छोड़ दीजिएगा। उसके बाद है जैक फ्रूट वैसे इतना कोई खाता नहीं है जैक फ्रूट, लेकिन अगर जैक फ्रूट खाने का किसी का योग भी आ गया तो मत खाइएगा, क्योंकि जैक फ्रूट भी हॉट पोटेंसी का होता है, गर्म होता है, जो अच्छा नहीं होता है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। और ऊपर से क्योंकि जैक फ्रूट बनाने में काफी स्पाइसेस यूज होते हैं, जो कि अगेन प्रेग्नेंट लेडी के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसलिए जैक फ्रूट भी अवॉइड करना है। हम क्या पढ़ रहे हैं जी? हम पढ़ रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन से 5 फल नहीं खाने चाहिए, कौन से 5 फ्रूट अवॉइड करने चाहिए, इसका रीजन भी हमने जाना। सो लास्ट है हमारा शुगर केन जूस। हे भगवान, शुगर केन जूस, सर जी इतना कुछ सुना है, जूस को ना मत कहिए। देखिए, शुगर केन जूस काफी हेल्दी होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, शुगर केन का रस यानी गन्ने का रस किस तरीके से निकाला गया, इस पर इसका गुण संस्कार निर्भर होता है। गुण मतलब ये शरीर पर कैसा असर करेगा। अगर लकड़ी की मशीन से शुगर केन जूस निकाला जाता है तो इसका इम्पैक्ट अलग होता है, और अगर जो काफी एडवांस टेक्नोलॉजिकल मशीन है जिसमें ज्यादातर मेटल्स का यूज किया गया है, वो विदाही रस बनाता है, यानी विदाही यानी गर्म पोटेंसी वाला, हॉट पोटेंसी वाला इससे रस उत्पन्न होता है, जो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए अच्छा नहीं होता। इससे अगेन क्योंकि ये गुरु गुणात्मक होता है, पाचन के लिए हेवी होता है, तो इससे ब्लोटिंग होना या फिर नौसिया होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए शुगर केन का जूस प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड करना चाहिए। क्या कारण है जी इसका मेन कारण है ये गुरु होता है, गुरु यानी हेवी टू डाइजेस्ट, जिसके कारण इनको नौसिया होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऑलरेडी नौसिया होता है भैया, और ये ऊपर से और नौसिया कर देगा और इंडाइजेशन कर देगा। प्रेगनेंसी में छोटा सा भी प्रॉब्लम बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि काफी सेंसिटिव फेज होता है न्यूट्रिशनल दृष्टि से। बेबी और मदर दोनों को ही न्यूट्रिशन कंटिन्यूअसली अच्छा जाना ज्यादा आवश्यक होता है, और ऊपर से डाइजेशन हैम्पर हो जाता है, और डाइजेशन को सही रखना आवश्यक है जी, आवश्यक है। तो ये है 5 फल जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप खुश हैं ना जी? आप खुश है तो आप हैप्पी टाइप कीजिए, आप हैप्पी रहिए, आप हैप्पी तो हम हैप्पी। यस, थैंक यू हैप्पी रहिएगा। अगर आप हैप्पी है तो टाइप कीजिए हैप्पी है, आप खुश रहिए। तो ये था हमारा फ्रूट्स के बारे में। यहां पर थोड़ी ना खत्म होगा, फल के बारे में और भी जानेंगे। सो राइट डाउन 6 रूल्स फॉर ईटिंग फ्रूट्स इन प्रेगनेंसी, यानी फल खाने के 6 नियम। फल खाने के 6 नियम प्रेगनेंसी में फल खाने के 6 नियम कौन से है सर जी? पहला नियम, अवॉइड इन कफ काल। फल जो है नेचुरली कफ बढ़ाते हैं, इसीलिए कफ दोष बढ़ाते हैं। देखिए, मैं आपको, कुछ लोगों को नहीं आइडिया होगी इसकी, COUGH कफ जो होता है इंग्लिश में जो हम समझते हैं वो अलग है, और कफ दोष अलग है। सिमिलरिटी है, मतलब जो कफ दोष है इसमें कफ आता है, जो हम कहते हैं COUGH वो कफ आता है, लेकिन कफ दोष जो है ओवरऑल ऑल बॉडी में होता है, जिसका मेनली काम स्टेबलाइजिंग होता है, जो एक तरह से बॉडी को न्यूट्रिशन देता है, और काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है अगर बढ़ता है तो, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, कफ के इश्यूज होते हैं, स्नीजिंग, रनी नोज, खांसी वगैरह, तो ये कफ है। ज़रूर पढ़ाएंगे, अगर आप इंटरेस्ट शो करते हैं तो इसे भी और अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग। आयुर्वेद के ये टॉपिक तो ऐसे अमेजिंग है, बहुत मज़ा आता है। ऑलराइट, सो क्या होता है सर कफ काल? आयुर्वेद में इतना अमेजिंग शास्त्र है ना, आयुर्वेद का कोई भी एक वाक्य बताओ तो ऐसे लगता है कि 2-4 तारीफ के वाक्य आयुर्वेद के बारे में बोल ही थे। तो आयुर्वेद ने इतना अमेजिंग तरीके से बताया है कि दिन और रात के किस समय में कौन सा दोष ज्यादा डोमिनेंट होता है।
फॉर एग्जाम्पल सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक, सुबह 6 से 10 बजे तक 6 AM to 10 AM कफ काल होता है। इसमें अगर हम कफ बढ़ाने वाली चीजें खाते हैं तो कफ दोष के प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। सिमिलरली 6 PM to 10 PM यानी शाम को 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक ये भी कफ काल होता है, और इस दौरान भी कफ की बढ़ाने वाली चीजें खाने से कफ दोष के प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। तो स्पेशली मॉर्निंग और इवनिंग में फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। इवन हेल्दी व्यक्ति के लिए भी इस समय में, मॉर्निंग और नाइट के समय में फल खाना सेहतमंद नहीं होता। फल आप 10 बजे या 9:30 बजे के बाद खाइए। सुबह के टाइम में, दिन के टाइम में फल खाइए। अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग या नाइट टाइम में फल नहीं खाना है। तो ये है पहला। दूसरा रूल है डू नॉट ईट इमीडिएटली आफ्टर फूड। खाना खाने के तुरंत बाद फल नहीं खाने हैं। एटलीस्ट 2 घंटे का गैप रखना है, उसके बाद आप फल खा सकते हैं, क्योंकि फल डाइजेस्ट करने के लिए और फूड डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स की क्वांटिटी और वेरिएशन होता है वो अलग होता है। मतलब अलग एंजाइम लगते हैं फ्रूट डाइजेस्ट करने के लिए और अलग एंजाइम लगते हैं खाना डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप इसे एक साथ मिक्स करेंगे तो संभावना है कि डाइजेशन प्रॉपरली ना हो। तो इसीलिए बेटर ये रहता है कि फल और खाने को आप थोड़ा सा डिफरेंस रखकर खाइएगा, एक साथ नहीं खाना है। मिनिमम 2 घंटे का गैप रखकर आपको दोनों चीजें खानी है। तीसरा है डू नॉट हैव फ्रूट्स विद मिल्क। दूध के साथ कोई भी फल नहीं खाना है। आयुर्वेद स्ट्रिक्टली बताते हैं कि ये विरुद्ध आहार है और कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी फल दूध के साथ नहीं खाना है। सर जी कैसे होगा हमारा, हमें तो दूध के बिना कोई जूस नहीं जाता है। देखिए स्पेशली साइट्रिक फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फल है, संतरा मौसम्बी जैसे फल है, वो तो स्ट्रिक्टली दूध या दूध से बने किसी भी पदार्थ के साथ नहीं खाने होते हैं। लेकिन कोई भी फल, मुझे पता है आपके माइंड में आ रहा है सर केला खा सकते हैं क्या? प्रेगनेंसी में केला भी दूध के साथ स्ट्रिक्टली अवॉइडेड है। मतलब प्रेगनेंसी में दूध के साथ केला नहीं खाना है, कफ बढ़ाने की संभावना ज्यादा रहती है। वैसे नॉर्मली आप वंस इन वाइल खा सकते हैं। इवन पका हुआ आम भी आप खा सकते हैं दूध के साथ, लेकिन बाकी का कोई भी फल आप नहीं खा सकते दूध के साथ, विरुद्ध आहार होता है। और प्रेग्नेंट लेडी तो कोई भी फल नहीं खा सकती, स्पेशली दूध के साथ। फल खा सकती है, दूध के साथ नहीं खाना है। सो आपको समझ में आ रहा है, कोई भी फ्रूट एंड मिल्क को एक साथ प्रेग्नेंट लेडी ने नहीं खाना है। तो यहां पर जो भी मैं चीजें बता रहा हूं वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए है, तो आप समझ जाइएगा कि चीजें आपके लिए नहीं, एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। अगर आप प्रेग्नेंट है आप में से कोई, तो आपके लिए है। उसके बाद इट फ्रेश एंड सीजनल। फल जो है ये फ्रेश होने चाहिए और सीजनल होने चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं खाना है। बहुत बार हमारे मन में ऐसा होता है कि हर दिन हमें फल खाने ही चाहिए, गलतफहमी है। हर दिन हमें फल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। अगर आप फलाहार करना चाहते हैं तो बेटर ये रहता है कि आप अच्छे फल, फ्रेश फल और सीजनल फल खाएं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मत खाइए, कोई आवश्यकता नहीं है। और सिर्फ फल खाने से ही व्यक्ति हेल्दी रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर फ्रेश ना रहा तो क्या चांसेस है? ज्यादातर चांसेस है उसको केमिकली प्रोसेस किया गया होगा, उस पर वैक्स कोटेड रहा होगा, और उन केमिकल्स का असर एक प्रेग्नेंट महिला पर बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। इससे हार्मोनल इंबैलेंस होना, डायबिटीज होना, थायराइड के प्रॉब्लम्स आने की संभावना भी ज्यादा रहती है। आपको भी पता है, कोई लेडी को अगर कोई इश्यूज है, हार्मोनल इंबैलेंस है, उनसे बात कीजिए और वो जरूर कहेंगे कि ये सारे प्रॉब्लम मेरे प्रेगनेंसी के बाद शुरू हुए, प्रेगनेंसी के पहले मुझे इतने प्रॉब्लम नहीं थे और आजकल ये ज्यादा बढ़ चुका है। और इसका भी कारण यही है कि खान पान में ज्यादा एडल्टरेशन है, केमिकल इंटरफेरेंस ज्यादा बढ़ चुका है। सो उसके बाद हम पढ़ते हैं सीजनल। सीजनल यानी कोई भी फल किसी भी सीजन में नहीं खाना है, प्लीज मत कीजिएगा। फ्रेश सीजनल फ्रूट खाने हैं, क्योंकि प्रकृति जो फल बनाती है, जिस सीजन में बनाती है, वो उसी सीजन में हमारे बॉडी को ज्यादा सूट करता है। अदरवाइज ये बाकी सीजन में वात पित्त कफ जैसे दोषों को हमें और विकृत करने की संभावना रहती है और बीमार करने की संभावना रहता है। उसके बाद है देश अनुसार। देश अनुसार यानी देश मतलब प्लेस, जहां पर आप रहते हैं, अनुसार मतलब अकॉर्डिंग। जिस देश में आप रहते हैं उसी देश के फलों को खाइए। किसी फल के बारे में आपको काफी न्यूट्रिशनल चीजें बताई गई है तो वो फल खाने के लिए योग्य है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ न्यूट्रिशन ही हमारा उद्देश्य नहीं होता है, हमारे कई और उद्देश्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉडी का डाइजेशन सही रखना, उसका साइड इफेक्ट बॉडी पर ना होना, ये भी हमारा उद्देश्य है।
तो इसीलिए अगर आप भारतीय हैं तो भारत में जो फल बने हैं उसी का आप स्वाद लीजिए, उसी को एंजॉय कीजिए। अगर आप देश के फल नहीं खाते हैं तो वो भी एक विरुद्ध आहार कहलाता है और उसके भी इम्पैक्ट शरीर पर बुरे हो सकते हैं। इसे देश साथ में कहते हैं, यानी जो जिस कंट्री में हम हैं उस कंट्री के फल हमें नेचुरली सूट करते हैं, है ना। कमाल की बात है, प्रकृति भी काफी कमाल की चीजें करती है। इसीलिए जिस देश में आप है वैसा ही रंग, वैसे ही भाषा, वैसे ही वस्त्र और वैसे ही फल खाने चाहिए, वैसा ही खाना भी होता है। सो ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नॉट इन एक्सेस। काफी बार ऐसे लगता है लोगों को कि मैं अगर फल खाऊं, सिर्फ फल खाऊं तो उससे भी मैं काफी हेल्दी रह सकता हूं। तो ये 100% ट्रू नहीं, रह सकते हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है और उसकी सप्लाई भी होना चाहिए। फल में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन काफी कम होता है, शुगर ज्यादा होता है, तो इस कारण से प्रेगनेंसी में डायबिटीज या शुगर एलिवेट होने की संभावना रहती है। इसीलिए सिर्फ फल खाना प्रेगनेंसी में योग्य नहीं है। मतलब अगर कोई लेडी है, वो प्रेग्नेंट है और वो सोचती है कि आज मैं लंच में सिर्फ फल खाऊंगी, तो इसके लिए ये हितकर नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि प्रोटीन उसमें नहीं होता है, तो इसलिए इसके प्रोटीन के सोर्स के लिए इनको पल्सेस यानी दालें और या फिर दूध या दूध से बनी चीजें इंक्लूड करना हेल्पफुल रहता है। हमेशा दूध या दूध से बनी चीजें इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि उसमें भी काफी एडल्टरेशन रहता है, तो पल्सेस एक अच्छा ऑप्शन इसके लिए होता है। क्या फल फ्रूट्स होने चाहिए? यस, ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक फल प्रेग्नेंट लेडी के लिए हेल्दी रहते हैं। उससे ज्यादा खाना उनके लिए थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम प्रकट करने की संभावना रहता है, तो इसीलिए प्रेगनेंसी में फल जो है ये संभल कर खाने चाहिए। तो क्या था हमारा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, नॉट इन एक्सेस। नॉट इन एक्सेस का मतलब होता है कि कोई मील, कोई खाना सिर्फ आप फल ही खा रहे हैं, ये प्रेगनेंसी में हितकारक नहीं होता क्योंकि उसमें ज्यादातर क्वांटिटी में वाटर और शुगर होता है, और ये होने के कारण अगर वो ज्यादा फल खाएगी तो प्रोटीन कम मिलेगा, और अगर प्रोटीन कम मिलेगा तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने की संभावना रहती है, बेबी का वेट ठीक से नहीं बढ़ पाएगा और उनको भी मसल पेन होने की संभावना रहती है। इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा फोकस करना है जो पूरा आहार होता है, संपूर्ण आहार, यानी पल्सेस है, गेहूं है, चावल है, मिलेट्स है ना, सैलेड है, फल है, इन सभी का यूज होना चाहिए। कोई एक चीज पर नहीं रहना, सिर्फ सैलेड खाना अच्छा नहीं होता, सिर्फ फल खाना अच्छा नहीं होता। और मैं फिर से रिमाइंड कराता हूं, ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए सेशन है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग इसे सोचिएगा, ठीक है। सारी चीजें होनी चाहिए, सिर्फ एक चीज नहीं होनी चाहिए, है ना, संपूर्ण परिपूर्ण आहार होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये थे 6 नियम। अगर आपको समझ में आ गए 6 के 6 नियम, तो यस अंडरस्टूड आप टाइप कर सकते हैं, यस टाइप कर सकते हैं अगर आप ये 6 नियम समझ गए हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर लगभग हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो गया है फ्रूट्स के बारे में, खाने के बारे में प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। जब प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो ऐसी ऊर्जा बढ़ जाती है, ऐसी ऊर्जा आती है, क्योंकि ये मिरेकल का फेज है, भगवान मिरेकल का। और जो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए और एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए चीजें होती है काफी डिफरेंट होती है, काफी क्लैशेस होती है। तो इनको साइंटिफिकली समझना और संभल कर समझना जरूरी है। मतलब अगर मैं किसी चीज को सिर्फ साइंटिफिकली समझता हूं तो मशीन किस तरह मैं ट्रीट कर सकता हूं, लेकिन अगर एक केयरिंग एटीट्यूड है, एक संभलने की भावना है ना, तो काफी चेंज हो जाता है। तो इसीलिए ये है 6 नियम फ्रूट्स खाने के। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्लीपिंग पोजीशन। क्या होती है सर जी स्लीपिंग पोजीशन? स्लीपिंग पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्लीपिंग पोजीशन के बारे में, क्योंकि गलत सोने से क्या इंपैक्ट होते हैं ये आपको समझ में आएंगे। तो अलग अलग स्लीपिंग पोजीशन में आपको पहले डिस्कस करके बताऊंगा विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, और उसमें फिर ये भी बताऊंगा कि किस पोजीशन में सोना है और किस पोजीशन में नहीं सोना है। ऑलराइट, रेडी है आप? आगे बढ़ते हैं। सो पहली है सुपाइन पोजीशन, यानी स्ट्रेट सोना, पीठ के बल सोना, पीठ के बल। सुपाइन पोजीशन आप सभी लोग जानते हैं। तो जिस पोजीशन में शवासन करते हैं उस पोजीशन में प्रेग्नेंट महिला को नहीं सोना चाहिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर सुपाइन पोजीशन लिखा है उसके आगे क्रॉस है, मतलब ये पोजीशन में गलती से भी नहीं सोना है, क्योंकि इसके इंपैक्ट क्या हो सकते हैं अभी हम स्क्रीन के ऊपर देखिए और आप यहां पर देख सकते हैं। जो वर्टिकल फिगर है, वर्टिकल मतलब सीधी जो आपको डायग्राम दिखाई दे रही है उसमें हार्ट है,
और हार्ट के नीचे एक ब्लू ट्यूब दिखाई दे रही है, ब्लू कलर की, नीले रंग की एक नलिका है, उसे ब्लड वेसल है वो, उसे हम इंफेरियर वेना केवा कहते हैं, आईवीसी इसे कहा जाता है। इसका क्या काम होता है, ये जो बॉडी के लोअर बॉडी से ब्लड है ये हार्ट में डालती है, हार्ट में पोर करती है। आईवीसी यानी इंफीरियर वेना केवा का क्या काम होता है, जो बॉडी का ब्लड है, जो भी नीचे का पार्ट है बॉडी का, इसका ब्लड सप्लाई जो भी कलेक्ट होता है इसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। ये अशुद्ध रक्त लेकर हमारे हृदय में जमा कर देती है, फिर हृदय इसे लंग्स में भेजकर शुद्ध करता है और फिर से बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, हार्ट, हृदय यानी हार्ट। फिर से जानते हैं अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सी पोजीशन सोने की गलत होती है, कौन सी सही होती है। तो पहले हम जान रहे हैं सुपाइन पोजीशन यानी पीठ के बल लेटना। तो अभी हम कहां पर है, थोड़ा सा बॉडी के अंदर आए, हार्ट होता है हमारा, और हार्ट में जो बॉडी के लोअर बॉडी से ब्लड लाती है और हार्ट में पोर करती है, इसे हम आईवीसी यानी इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल है। ये आप वैसे तो सारी ब्लड वेसल इंपॉर्टेंट ही होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये जानते हैं। उसी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो बेबी का ग्रोथ है वो एक्चुअली उसी के ऊपर हो रहा है ना। उसी बेबी जो है ये यूटेरस काफी ऊपर आ चुका होता है और उस यूटेरस के पीछे ही ये इंफीरियर वेना केवा जाती है, तो इसके ऊपर दबाव आने की संभावना रहती है। तो किस पोजीशन में दबाव आता है, तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर में एक छोटी सी डायग्राम है, नीचे हॉरिजॉन्टल सबसे बॉटम में देखिए, उसमें दिखाया गया है कि स्पाइन है, नीचे येलो कलर का स्पाइन है, उसके और बेबी के बीच में जो ब्लू कलर का ट्यूब है वो है इंफीरियर वेना केवा, आईवीसी इसे कहते हैं। उस ट्यूब के ऊपर दबाव आ रहा है, उस आईवीसी के ऊपर दबाव आ रहा है, और इस दबाव के कारण क्या होगा जी, सभी लोग जानते हैं ब्लड सप्लाई प्रॉपरली हार्ट को नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सुपाइन पोजीशन स्ट्रिक्टली टालनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। समझ में आपको, सोने के लिए सुपाइन पोजीशन नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान, एक करवट पर सोना है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या पढ़ा है हमने ये पढ़ा कि हार्ट को जो लोअर बॉडी से ब्लड सप्लाई करती है वो है इंफीरियर वेना केवा, अपर बॉडी से सुपेरियर वेना केवा होती है। और इंफीरियर वेना केवा जो है ये एग्जैक्टली पीछे होती है बेबी के ग्रोथ के, यूटेरस ऊपर तक आता है ना, एकदम यहां तक, हमारे जो डायफ्राम है उसको भी ये प्रेस करता है ऊपर, यहां तक यूटेरस आता है। तो उस कारण से ये इसे दबाव डाल सकता है, और ये स्पेशली दबाव डालता है तब जब प्रेग्नेंट महिला सुपाइन पोजीशन में लेटती है, पीठ के बल। और पीठ के बल आप समझ रहे हैं ना, आप पिक्चर में देख सकते हैं, कॉर्नर में इमेज है। तो उस केस में इस पर दबाव आता है, तो जिसके कारण ब्लड सप्लाई हार्ट को प्रॉपरली नहीं हो पाता, और उसके कारण से क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं आप नेक्स्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं। कॉम्प्रेशन ऑफ इंफीरियर वेना केवा एंड एओर्टा। सर जी अभी ये क्या बोला है एओर्टा? देखिए इंफीरियर वेना केवा जो है ब्लड लेकर गई है हार्ट में, और हार्ट से जो शुद्ध रक्त है, प्यूरिफाइड ब्लड, वो एओर्टा नाम की जो ब्लड वेसल है वो लेकर आती है बॉडी में। एओर्टा की अलग अलग ब्रांचेस है, वो इधर राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपर बॉडी, लोअर बॉडी में जाती है। तो वो जो एओर्टा की ब्रांच नीचे जा रही है वो भी इसी के करीब से जाती है, दोनों ब्लड वेसल पैरेलल जाती है, एक ब्लड ऊपर भेजती है, एओर्टा ब्लड नीचे भेजती है। तो वो भी इसमें इसके कारण दबाव में आती है, उसका भी कॉम्प्रेशन होता है। सो कॉम्प्रेशन ऑफ इंफीरियर वेना केवा एंड एओर्टा बाय द ग्रेविड यूटेरस, ग्रेविड मतलब जिसमें बेबी है ना, ग्रेविडा इसे कहते हैं इस फेज को, लीड्स टू डिक्रीज्ड वेनस रिटर्न। इसका मतलब ये है, डरिएगा मत, मुझे भी ये कठिन लगा था कि ये अंग्रेजी के शब्द है भैया, ये क्या, चिंता नहीं, मैं समझाऊंगा एक एक शब्द को और फिर से रिवाइज भी करेंगे। सो वेनस रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस करना, वेनस मतलब वेन, तो जो भी रक्त वाहिका है, ब्लड वेसल है, जिसे हम वेन कहते हैं, जो हार्ट में ब्लड पोर करती है, वो कम हो जाता है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, कम हो जाता है। और उसके कारण कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं, तो इसमें सिम्टम भी लिखे हैं, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट्स बढ़ना, दिल की धड़कनें बढ़ जाना, पाल्पिटेशन महसूस होता है,
कभी कभार आपने देखा होगा प्रेग्नेंट लेडी कहती है कि दिल की धड़कनें मुझे काफी तेज लग रही है, घबराहट सी लग रही है ना। उसके बाद होता है डायफोरेसिस, इसका मतलब होता है पसीना, अचानक से स्वेटिंग, पसीना आना। नौसिया, नौसिया आप जानते हैं वॉमिटिंग जैसा फीलिंग होता है, वॉमिटिंग, पैलर, वीकनेस, फटीग, ये लक्षण दिखाई देते हैं। लाइट हेडेडनेस यानी थोड़ा सा फेंटिंग नहीं होता है, चक्कर आने जैसा, डिजीनेस, चक्कर आना, तो ये लक्षण दिखाई देते हैं सुपाइन पोजीशन में लेटने से। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर हमें ये लक्षण दिखाई देते हैं तो भी अच्छे नहीं है भैया। और ऊपर से अगर एक प्रेग्नेंट महिला के केस में ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सो दैट्स मोर डेंजरस, वो काफी घबरा जाते हैं, है ना। तो उस समय ऐसी कंडीशन होती है कि डॉक्टर के पास जाए या ना जाए, क्या करे भैया, ये क्या हो रहा है, समझ नहीं सकते हैं। तो कारण क्या होता है, सिंपल सा, सुपाइन पोजीशन में लेटना। आप समझ रहे, अगर एक प्रेग्नेंट महिला सुपाइन पोजीशन में लेटती है तो जो ब्लड वेसल्स है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है आईवीसी, और जो हार्ट से ब्लड लेकर आ रही है प्यूरिफाइड ब्लड टू अ लोअर बॉडी, वो दोनों कॉम्प्रेस हो जाती है बेबी के दबाव के कारण। और कॉम्प्रेस होने के कारण हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिल पाता और ना ही हार्ट से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हो पाता है, और इसके कारण टैकिकार्डिया यानी हार्ट बीट्स बढ़ना, घबराहट होना, थकान होना, वीकनेस लगना, चक्कर आना, फेंटिंग, ये लक्षण संभवतः दिखाई देते हैं। है ना अमेजिंग। इसलिए आपको कोई भी चीज आप समझते हैं तो उसके साथ अगर हम साइंस को जोड़ते हैं तो दिमाग में फिट बैठ जाती है। अब नहीं भूलेंगे सर जी, अब भूलेंगे क्या, नहीं भूलेंगे। अभी आपको बार बार नोट्स पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने साइंस पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है राइट लैटरल पोजीशन। राइट लैटरल पोजीशन के आगे भी क्रॉस है। तो देखिए राइट लैटरल पोजीशन में सो सकते हैं, कब नहीं सोना है, कब सोना है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन राइट लैटरल पोजीशन भी जनरली अवॉइड करनी है, मतलब राइट साइड की करवट पर सोना ठीक रहता है, लेकिन हमेशा ठीक नहीं रहता प्रेगनेंसी में, तो जनरली अवॉइड करना चाहिए। तो इससे भी कॉम्प्रेशन हो सकता है आईवीसी का, मतलब जो हमारी इंफेरियर वेना केवा है। उसके अलावा प्रेशर ऑन हार्ट के ऊपर इससे भी दबाव आने की संभावना रहती है। अभी हार्ट पर दबाव कैसे आएगा सर जी, हार्ट तो हमारा लेफ्ट साइड में होता है, हार्ट हमारा मिडल में होता है लेफ्ट की, और इसका टिल्ट होता है। टिल्ट मतलब सिर्फ इसका एपेक्स हमारा लेफ्ट की ओर है, हार्ट वैसे हमारे मिडल में है, यानी बॉडी के सेंट्रल, जो चेस्ट का थोरैसिक रीजन का सेंट्रल पार्ट है, यहाँ पर हार्ट है, और सिर्फ ये लेफ्ट की ओर टिल्टेड होता है, इसलिए हम कहते हैं हार्ट लेफ्ट की ओर होता है। ऑलराइट, ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड सप्लाई टू बेबी, बेबी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता। प्लेसेंटल इनसफिशियंसी यानी प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन प्रॉपरली ना जा पाना, या प्लेसेंटा में इनफ न्यूट्रिशन ना रहना। क्या होता है सर जी प्लेसेंटा? प्लेसेंटे का मतलब होता है जो मदर और बेबी के बीच में कनेक्शन होता है। मदर से जो भी न्यूट्रिशन बेबी के बॉडी में जाता है वो प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा के माध्यम से, प्लेसेंटा के थ्रू जाता है, तो उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। जब डिलीवरी होती है, बेबी बाहर आता है, उसके साथ प्लेसेंटा भी पीछे पीछे बाहर आता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा जो है ये बनता है, जब बेबी की ग्रोथ होने लगती है तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होने लगता है। प्लेसेंटा काफी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है, और ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है, मतलब हार्मोन भी बनाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ओवरीज हार्मोन बनाना स्टॉप कर देती है, तो उस वक्त प्लेसेंटा वो हार्मोन बनाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ओवरीज के हार्मोन जो है ये प्लेसेंटा बनाता है, इसलिए प्लेसेंटा भी काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ये एग्जैक्टली ऑर्गन है प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर में बनता है, और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान रहता है, फिर बेबी के साथ बाहर आ जाता है। उसके बाद आए डाइजेशन प्रॉब्लम, ये काफी 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए राइट लैटरल पोजीशन में यानी राइट साइड में सोने से ऊपर के जो 4 प्रॉब्लम हमने जाने, कॉम्प्रेशन, हार्ट पर प्रेशर, ये खाना खाने के तुरंत बाद सोने से होते हैं, बाकी समय में नहीं होंगे। जैसे अगर प्रेग्नेंट लेडी है, उन्होंने 3-4 घंटे पहले कुछ खा लिया था, अभी अगर वो राइट लैटरल पोजीशन में सोते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छा है। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद अगर वो सोते हैं तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, और इसमें सबसे पहले है डाइजेशन प्रॉब्लम। डाइजेशन प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा
वर्स्ट कंडीशन क्रिएट कर सकता है, वो आगे हम जानेंगे कि डाइजेशन प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के लिए कितने हजार्डस हो सकते हैं, कितने कठिन समय, कितना कठिन विकट समय बना सकते हैं, तो ये हम जानेंगे। तो समझ में आ गया आपको हमने क्या जाना? पहले हमने जाना सुपाइन पोजीशन में नहीं सोना है, इसके कारण जो हमारी ब्लड वेसल है इस पर दबाव आता है और उसके कई सिम्टम हमने जाने। दूसरा हमने जाना राइट लैटरल पोजीशन। राइट लैटरल पोजीशन है राइट करवट पर सोना। ये भी प्रेगनेंसी में स्पेशली तुरंत खाने के बाद नहीं सोना है। उसके बाद हम जानते हैं फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डाइजेशन प्रॉब्लम। प्रेगनेंसी के दौरान डाइजेशन के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन मतलब कठिनाइयां। अगर डाइजेशन का इश्यू है तो क्या क्या कठिनाइयां आती है। पहला है फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन। देखिए प्रेगनेंसी का फेज है ना, ये तो मिरेकल का है, लेकिन आपको भी पता है पेन होता है उसमें। उनको हर एक चीज के लिए बॉडी में जो चल रही है, बाहर जो चल रही है, उससे पेन होता है। और उसके साथ अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और बढ़ने लग जाए, जो कि ऑलरेडी होते हैं, अगर बढ़ने लग जाए तो कितना दिक्कत होगी। तो छोटी सी भी दिक्कत प्रेगनेंसी में बड़ा इंपैक्ट डालती है। तो जहां पर जो गैसेस होना, ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये भी होने की संभावना रहती है। इसके अलावा अनस्टेबल बेबी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रेगनेंसी में 32 वीक्स के बाद बेबी की पोजीशन फिक्स हो जाती है। मतलब जो बेबी है गर्भ में, उसकी पोजीशन 32 वीक्स यानी 32 हफ्तों के बाद फिक्स हो जाती है। फिक्स होती है मतलब वो अभी हिलता नहीं, वो एक पोजीशन में फिक्स होता है ताकि डिलीवरी के समय वो इजीली बाहर आ सके। लेकिन अगर महिला को ब्लोटिंग होता है यानी गैसेस रहते हैं पेट में, तो उस कारण से, क्योंकि इंटेस्टाइन आप इमेज में देख सकते हैं, बेबी और इंटेस्टाइन एक दूसरे के इतने करीब है, इंटेस्टाइन पूरे कॉम्प्रेस हो जाते हैं इस दौरान। तो ब्लोटिंग अगर होती है तो वो गैसेस के कारण बेबी की पोजीशन बार बार चेंज होती रहती है, बेबी की पोजीशन फिक्स नहीं हो पाती। और अगर ऐसा होता है तो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। उसके आगे आप देख सकते हैं कॉर्ड अराउंड नेक। आपने भी सुना होगा कि कई बार सिजारियन सेक्शन किया जाता है और कारण ये होता है कि बेबी के गर्दन के अराउंड कॉर्ड था। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, बेबी का जो मदर के साथ कनेक्शन होता है उस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है। तो अगर ये गैसेस के कारण होता है, ब्लोटिंग के कारण होता है, जो कि मोस्टली उसी के कारण होता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी का 5 to 10,000 चार्जेस थे वो अभी 50,000 या 1 लाख तक जाती है। तो आप समझ रहे कितनी, मतलब पोजीशन की गलती इतना बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। वही फूड के लिए भी ट्रू है। जो खाना आपके लिए गुरु है, भारी है, ब्लोटिंग करता है, वो खाने से फिर ये कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। समझ रहे हैं ना आप? तो इसीलिए स्पेशली खाना खाने के बाद राइट साइड सोना या सुपाइन पोजीशन में सोना, सुपाइन में तो कभी नहीं सोना है। ये अगर डाइजेशन के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो इससे प्रेगनेंसी में इतने बड़े कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और बेबी को जो ब्लड सप्लाई मिल रहा है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है? स्पेशली ब्लोटिंग यानी गैसेस से पेट भरा रहता है, इंटेस्टाइन में ब्लोटिंग होती रहती है, तो उसके कारण बेबी को भी ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है बेबी की, जिससे ग्रोथ नहीं हो पाती, बेबी का वजन कम होने की संभावना रहती है ना? अमेजिंग। यस, ये नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये नॉलेज आप ले तो रहे, लेकिन इसे आप आपके फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। शेयर करने से आपको भी याद रहेगा और उनके लिए भी ये लाइफ चेंजिंग साबित होगा, है ना? अगर आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उनको इसके बारे में जरूर बताइए, उनको सिखाइए कि क्या होता है आपके बॉडी में, ताकि वो कॉन्शियस रहे और वो चीजें उनसे ना हो। समझ में आ रहा है आपको? यस। तो अभी अगर आप इतना समझ गए हैं तो यस टाइप कीजिए। अगर आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय टाइप कीजिए। और आपके टाइप करने से मुझे बहुत उत्साह, मोटिवेशन मिलता है। और काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए वेट लॉस वर्कशॉप के बाद कि कितना उनके लिए वो वैल्यूएबल था। तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए और भी ऐसे अमेजिंग टॉपिक के वर्कशॉप कंडक्ट करूँ जो आपके जीवन में काफ़ी वैल्यू रखे और आपको भी मदद करे और भी लोगों की मदद करने के लिए। जब आप जुड़े रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आपका रिस्पॉन्स,
आपके मैसेजेस मुझे हमेशा खुशी देते हैं, इंस्पायर करते हैं। और इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि आप और भी योगा टीचर्स को मोटिवेट कीजिए इस तरह के सेशन ज्वाइन करने के लिए, और उनको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी बहुत बेनिफिट होगा और भी बहुत से लोगों तक जुड़ने में, जाने में। और मैं आप सभी का इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपके कारण ही मैं इतने लोगों तक पहुँच पाया हूँ और इतने सारे लोगों को ये नॉलेज दे पा रहा हूँ। ये आपकी ही कृपा से हुआ है, आपकी हेल्प से हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने ये पढ़ा है कि राइट लैटरल पोजीशन वैसे गलत नहीं है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद राइट लैटरल पोजीशन में नहीं सोना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद राइट लैटरल पोजीशन में सोने से मेनली डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशन हमने जाने, ये छोटा कॉम्प्लिकेशन बड़ा कॉम्प्लिकेशन में परिवर्तित हो जाता है। लेडी को भी अगर सीजारियन सेक्शन होता है तो आपको भी पता है मदर को भी काफी दिनों तक प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। आगे बढ़ते हैं। फिर है लेफ्ट लैटरल पोजीशन। लेफ्ट लैटरल पोजीशन के आगे ग्रीन टिक है। ग्रीन टिक मतलब ये सेफ पोजीशन होती है और ये प्रेग्नेंट महिला को एक्चुअली लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोना चाहिए। अगर वो खाने के बाद सो रही है तो उनको लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोना चाहिए, यानी लेफ्ट करवट पर सोना चाहिए। इसका कारण भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट करवट पर सोने के दो तरीके बताए। पहला गलत तरीका यहाँ पर बताया, अगर आप पिलो दोनों पैरों के बीच में लेते हैं या कोई कुशन यूज कर रहे हैं दोनों पैरों के बीच में, तो पहला तरीका गलत है जिसमें नीज स्ट्रेट है। नीज स्ट्रेट नहीं रहेंगे। अगर नीज स्ट्रेट रहते हैं तो ये काफी दबाव क्रिएट करता है जॉइंट्स के ऊपर, स्ट्रेस क्रिएट करता है जॉइंट्स के लिए और जॉइंट पेन का कारण बनता है। इसीलिए प्रेग्नेंट महिला को जब भी सोते हैं तो पिलो जो है गलती से भी, जो पहली इमेज है इसकी तरह से नहीं रखनी है। दूसरी इमेज में देखिए राइट वे दिखाया गया है कि जो पिलो है दोनों पैरों के बीच में रखी गई है और जो ऊपर का पैर है यानी राइट लेग है ये फोल्डेड है। राइट लेग कैसा है? फोल्डेड है और इस कारण से जॉइंट्स पर स्ट्रेस नहीं आता, जॉइंट पेन नहीं होता है और काफी कंफर्टेबल नींद आती है प्रेग्नेंट महिला को। तो राइट वे क्या है सोने का? अभी तक हमने गलत गलत जाना सब कुछ। राइट वे है लेफ्ट साइड में सोना और जो ऊपर का नी है राइट नी, लेफ्ट करवट पर है तो ऊपर कौन सा? राइट ही होगा, राइट नी होगा। तो राइट नी को थोड़ा सा बेंड करना है और उसके नीचे एक पिलो रखनी है। उस घुटने के नीचे पिलो रखनी है या कुशन रखना है जिससे उनको एक कंफर्टेबल पोजीशन मिले, जिससे जॉइंट पेन ना हो। आप भी जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान कितना पेन होता है, जॉइंट पेन होते हैं और कितने इश्यूज होते हैं। तो इतने छोटे छोटे चेंजेस से हम वो प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं, इतने छोटे चेंजेस से। और आप देखेगा ये चेंजेस काफी मैजिकल है, काफी मैजिकल है। आप एक बार ट्राई कीजिए, काफी परिवर्तन करते हैं। तो ये था लेफ्ट लैटरल पोजीशन में बैठने सोने का सही तरीका। इसके अभी हम बेनिफिट्स जानते हैं। पहला देखिए, इससे कोई कॉम्प्रेशन नहीं होता आईबीसी का, यानी इंफीरियर वेना केवा का जो नीचे इमेज दिखाई गई है जो प्रेग्नेंट महिला है, और उसमें आप देख सकते हैं स्पाइन के नीचे दो ब्लड वेसल्स है, एओर्टा भी है और वेना केवा भी है, इंफीरियर वेना केवा भी है, आईबीसी जिसे कहते हैं, और उसके नीचे यूटेरस है जिसमें बेबी है। तो वो जो इंफीरियर वेना केवा और डिसेंडिंग एओर्टा, इस पर कोई प्रेशर नहीं आया है, फ्री है, अच्छी स्पेस बनी हुई है। तो ये कब बनेगा? जब लेफ्ट लैटरल पोजीशन में वो महिला सोएगी। उसके बाद प्रॉपरली अलाइन डाइजेस्टिव ऑर्गन, अगर लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोते हैं तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की अलाइनमेंट ठीक रहती है, जिससे नौसिया, वॉमिटिंग, एसिडिटी के सिम्टम काफी कम होने में सहायता मिलती है। स्टमक जो है इसका कर्वेचर लेफ्ट साइड में है, तो अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो एसिड है ये रिफ्लक्स हो जाए, नौसिया, वॉमिटिंग हो। तो इसीलिए लेफ्ट साइड में सोना ये हितकारक रहता है। कौन से साइड में सोना? लेफ्ट साइड में। तो इससे एसिड रिफ्लक्स होना, नौसिया, वोमिटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद प्रॉपर ब्लड सप्लाई टू बेबी, इस पोजीशन में बेबी का ब्लड सप्लाई सबसे अच्छा रहता है। बाकी सुपाइन और राइट लैटरल पोजीशन से ज्यादा बेहतर लेफ्ट करवट पर सोना है, क्योंकि लेफ्ट करवट पर सोने से बेबी को भी ब्लड सप्लाई अच्छा मिलता है, ब्लड वेसल ओपन रहती है, मतलब उस पर कॉम्प्रेशन नहीं होता, और इसके अलावा डाइजेस्टिव ऑर्गन प्रॉपरली अलाइन रहता है, जिससे वॉमिटिंग, नौसिया, ब्लोटिंग होने की संभावना सबसे कम रहती है। और अच्छी नींद उस लेडी को आती है। प्रेगनेंसी में नींद प्रॉपरली ना आना ये भी प्रॉब्लम होता है। अगर नींद प्रॉपरली नहीं आते हैं तो उसको भी आपको पता है उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं प्रेगनेंसी में, स्ट्रेस आना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना और उससे और एसिडिटी होना,
क्या क्या हो सकता है भगवान, हार्मोनल इंबैलेंस भी हो सकता है। यहां पर देखिए नीचे लिखा है राइट लैटरल पोजीशन इज आल्सो अलाउड बट अवॉइड इमीडिएटली आफ्टर फूड। मतलब खाने के 2 घंटे तक आपको राइट लैटरल पोजीशन अवॉइड करनी है। राइट लैटरल पोजीशन में भी सोना हितकारक है, लेकिन खाना खाने के बाद नहीं। तो एक प्रेग्नेंट महिला को लेफ्ट करवट पर लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोना हितकारक रहता है। और पोजीशन भी हमने जानी, पिलो कहां पर रखना है ये भी जाना। सो यहां पर एक बार अभी समय आ चुका है रिवीजन का, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हमने क्या पढ़ा सेकेंड चैप्टर में? हमने स्लीपिंग पोजीशन के बारे में पढ़ा। स्लीपिंग पोजीशन के बारे में हमने क्या जाना? 3 इंपॉर्टेंट स्लीपिंग पोजीशन जानी, सुपाइन, राइट लैटरल और लेफ्ट लैटरल। हमने ये जाना कि सुपाइन पोजीशन में कभी नहीं सोना चाहिए, ये ब्लड वेसल को कॉम्प्रेस करता है और थकान होना, फेंटिंग, लाइट हेडेडनेस, टैकीकार्डिया जैसे कई भयंकर सिम्टम आते हैं। दूसरा हमने राइट लैटरल पोजीशन में, इसमें हमने ये जाना कि राइट लैटरल पोजीशन में यानी राइट करवट पर सो सकते हैं, बट खाना खाने के तुरंत बाद गलती से भी मत सोना, इसके भी बड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट होते हैं। तीसरा हमने जाना कि जो लेफ्ट लैटरल पोजीशन है ये सबसे सही होती है, सबसे बेस्ट होती है, सेफ होती है, तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोना चाहिए। सोने का तरीका भी हमने जाना कि जो राइट नी है वो थोड़ा फोल्डेड रखना है और उसके नीचे पीलो रखना है, जिससे एक अच्छी नींद उस प्रेग्नेंट महिला को आए और उसको बाकी के प्रॉब्लम भी ना हो। ऑलराइट, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। यहां पर हमने खत्म किए हैं 2 चैप्टर। अभी हम तीसरे चैप्टर पर जाते हैं। तीसरा भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी मजेदार चैप्टर है। इसका मुझे एक अनुभव भी है। लास्ट टाइम भी हमने एक सेशन किया था तो उसमें ये बताई थी चीजें, सीटिंग पोजीशन। तो एक हमारे स्टूडेंट जो प्रेग्नेंट थे उन्होंने मुझे काफी बताया कि मेरा बार बार बैठने का तरीका ये गलत ही होता था, लेकिन जब ये सेशन सुना तो वो कॉन्शियस में रहा तो उससे काफी टल गया वो उस तरीके से बैठना, और उससे मुझे काफी प्रॉब्लम भी हो रहे थे उन्होंने बताया, और वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं सही तरीके से बैठने से। तो जानते हैं अभी सीटिंग पोजीशन के बारे में, चैप्टर नंबर 3। ये हमारा अंतिम चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है, और कुछ चंद मिनट बाकी ये सेशन खत्म होने के लिए। ऑलराइट, अभी एक्टिव कर लीजिए अभी सारे सेंसेस को। पहला है क्रॉस लेग्ड इन चेयर। इनफैक्ट पहला क्या, एक ही है इसमें। कभी भी प्रेग्नेंट महिला को चेयर पर बैठते वक्त क्रॉस लेग नहीं करना चाहिए। मतलब पैर एक के ऊपर एक रखकर चेयर पर नहीं बैठना चाहिए। मैं इसमें बात नहीं कर रहा हूं पद्मासन की, ठीक है, सुखासन पद्मासन की बात मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं चेयर पर जो हम पैर पर पैर रखकर बैठते हैं ना, जो आप इमेज में भी देख सकते हैं, इमेज में है तो वैसा नहीं बैठना है। इससे क्या होता है, इमेज में ही देख सकते हैं असिमेट्रिकल पेल्विस, यानी जो पेल्विस है सीधा बैठने से जैसा रहता है, लेकिन अगर आप एक पर एक पैर रखते हैं तो ये टिल्ट हो जाता है, असिमेट्रिकल हो जाता है, और इसके कारण काफी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? अनइवन प्रेशर ऑन लेग्स, हिप्स, मतलब जो पैर है इस पर अनइवन प्रेशर आता है, हिप्स पर भी, एक पर ज्यादा एक पर कम, इसके कारण। और स्पाइन भी आप देख सकते हैं टिल्टेड हो जाता है। स्पाइन सीधा रखना आवश्यक होता है, टिल्टेड यानी तिरछा हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है साइड से, जो कि नहीं होना चाहिए। इससे स्पाइनल इश्यूज भी क्रिएट होते हैं, साइटिका होने की संभावना ज्यादा रहती है, मसल स्टीफनेस, बैक पेन जो कि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी रहता है और इस पोजीशन में बैठने से और ज्यादा होगा। हॉलो पोस्चर, पोस्चर हॉलो यानी स्लाउचिंग, हॉलो बैठना, वो भी आदत पड़ सकती है। मतलब जब आप पैर पर पैर रखकर नहीं बैठ रहे तो उस समय आपका पोस्चर हॉलो होने की संभावना रहती है। उसके अलावा सर्वाइकल पेन, बैक पेन, लोअर बैक पेन, थाइस में पेन होना, नीज में पेन होने की संभावना बढ़ जाती है, स्ट्रेस हो सकता है। और देखिए जब भी किसी व्यक्ति को चाहे प्रेग्नेंट हो या ना हो मस्कुलर पेन होता है, मस्कुलर स्टीफनेस होता है, तो बॉडी की एनर्जी उसमें ज्यादा जाती है, स्ट्रेस रहता है, अनायास ही स्ट्रेस रहता है। बॉडी में कहीं पर पेन है, स्टिफनेस है तो स्ट्रेस तो रहेगा। तो अगर प्रेग्नेंट महिला है तो उसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन छोटे मोटे चीजों से कितना बड़ा प्रॉब्लम, कितना बड़ा स्ट्रेस आता होगा। तो इसीलिए प्रेग्नेंट महिला ने गलती से भी इस पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए। कौन सी पोजीशन है वो? क्रॉस लेग पोस्चर इन द चेयर। मतलब चेयर पर जब बैठे हैं तो पैर पर पैर रखकर नहीं बैठना है, दोनों पैरों को पैरेलल रखकर बैठना है। क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं इससे?
असिमेट्रिकल पेल्विस यानी जो हिप बोन है एक ऊपर एक नीचे इस तरह से पोस्चर हो जाता है, स्पाइन टिल्टेड हो जाता है जिससे मस्कुलर स्टिफनेस होना, सर्वाइकल पेन, लोअर बैक पेन, थाइस पेन, नी पेन होने की संभावना रहती है, जिससे ज्यादा एनर्जी लॉस होती है ना। एनर्जी कंजर्व करनी है, एनर्जी हमें प्रिजर्व करनी है, लेकिन एनर्जी इसमें लॉस होती है, मस्कुलर स्टिफनेस होता है और कहीं पर भी पेन हो सकता है मसल स्टिफनेस के कारण। बैक पेन इसमें सबसे कॉमन है। साइटिका जो कि काफी कॉमन है प्रेगनेंसी में, साइटिका आपको पता है ना, एक साइड में पेन होता है पीछे से, हिप थाइज में पेन रहता है, वन साइडेड इलेक्ट्रिक शॉक की तरह पेन होता है ना, और काफी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो साइटिका होने की संभावना भी रहती है, तो इसीलिए इस पोजीशन में नहीं बैठना है। वैसे किसी को भी इस पोजीशन में बैठना सजेस्टेड नहीं है। अगर आप बैठते हैं तो ये इंश्योर कीजिए कि आपके बैक पॉकेट में वॉलेट नहीं है। अगर आपके बैक पॉकेट में एक वॉलेट है जो एक साइड पर ज़्यादा ये टिल्ट क्रिएट करता है ना, अगर वैसा होता है तो फिर आपको भी साइटिका होने की संभावना रहती है। अगर आप चाहते इंटरेस्टेड है तो हम साइटिका पर भी एक अच्छा सेशन ले सकते हैं, है ना। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिटिंग क्रॉस लेग। क्रॉस लेग बैठने के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं मैं। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि सिटिंग पोजीशन में अगर हम चेयर पर बैठे हैं तो एक के ऊपर एक पैर रखने से काफी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो नहीं बैठना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, और इससे और क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। आयुर्वेद में वायु के 5 प्रकार बताए। आप योग के क्षेत्र से तो आपको पता है कौन से 5 प्रकार है वायु के, आप लिख सकते हैं कमेंट में कौन से 5 प्रकार वात दोष या वायु के बताए हैं। प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु। अपान वायु का क्या कार्य होता है? अपान वायु का कार्य होता है जो भी नीचे की डायरेक्शन में गति होती है उसको स्टिमुलेट करना। फॉर एग्जाम्पल स्टूल पास करना, यूरिन पास करना, है ना, सीमेंट पास करना। इसके अलावा गैसेस, जो भी चीजें नीचे की दिशा में जाती है वो अपान वायु से प्रेरित होती है। अपानो अपान गाह श्रोणी बस्ती मेढ्र उर्गोचराहा, आयुर्वेद में ऐसा अपान वायु के बारे में बताया है। तो इसका मतलब क्या है कि अपान वायु की डायरेक्शन नीचे की ओर है, बॉडी से बाहर, है ना। तो बॉडी से बाहर जो भी चीजें नीचे के मार्ग से जाती हैं वो अपान वायु से प्रेरित होती है। इवन गर्भ भी, यानी जब डिलीवरी होती है तो वो भी अपान वायु के स्टिमुलेशन से होती है। अगर आप क्रॉस लेग में बैठते हैं तो उस क्रॉस लेग पोस्चर में ज्यादातर अपान वायु की गति विरुद्ध हो जाती है। विरुद्ध होना यानी अपान वायु की डायरेक्शन क्या होती है? डाउन साइड, लेकिन वो अप साइड होने लगती है और उससे काफी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं। उससे हेडेक होने की संभावना रहती है, सांस लेने में दिक्कत होना, ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेशन ठीक ना रहना, ये प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। देखिए कितना सिंपल सी बात है ना क्रॉस लेग बैठना, लेकिन कितना कोई इतना सोच सकता है कि भैया ये इतना डीपली जा सकता है? यस, इतना डीपली इसका रूट होता है। तो इसीलिए आपको प्रेगनेंसी में काफी चीज को केयरफुली लेना है ना, संभल कर रखना होता है। और उसके अलावा अपान वायु की अपोजिट डायरेक्शन होने से क्या होता है? ब्लोटिंग, हेडेक, सांस लेने में दिक्कत होने की संभावना रहती है। और पोस्चरल हाइपरटेंशन, पोस्चरल हाइपरटेंशन यानी गलत तरीके से बैठने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ना। पोस्चरल हाइपरटेंशन क्या होता है? गलत तरीके से बैठने के कारण बीपी बढ़ना। तो ये इस केस में होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान किस पोजीशन में नहीं बैठना है। यहाँ पर एक नोट भी है सुंदर सी, ड्यूरिंग योगासना डू नॉट सिट फॉर मोर देन 25 मिनट्स इन वन आसना। योगासन करते वक्त भी जैसे आप सिंपल सुखासन में भी बैठे हैं तो 25 मिनट से 25 मिनट से ज्यादा देर तक मत बैठिए। बीच में पोजीशन चेंज कीजिए और फिर से सुखासन में आइए, या फिर जिस भी आसन में आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेकिन 25 मिनट से टाइम होता है। इसका कारण आपको भी पता है, अभी तक जितना हमने पढ़ा वही यहाँ पर भी लागू होता है। अगर 25 मिनट से ज्यादा टाइम तक बैठते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान उससे भी मस्कुलर स्टिफनेस होने की संभावना रहती है। हम नॉर्मली जो व्यक्ति प्रेग्नेंट नहीं है वो सह सकते हैं, मस्कुलर स्टिफनेस उनका ठीक हो जाता है। प्रेगनेंसी में ऑलरेडी मसल्स में मसल स्टिफनेस होता है, तो उसमें थोड़ा भी प्रेशर, थोड़ा भी स्ट्रेस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए ये केयर हमें करनी होती है। ऑलराइट, समझ रहे आप? तो ये था हमारा सेशन का
लास्ट स्क्रीन जिसमें हमने ये जाना कि अगर हम क्रॉस लेग करके चेयर में बैठते हैं तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं। एक, कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए प्रेगनेंसी में और उसका क्या कारण है। दूसरा टॉपिक हमने जाना कि कौन सी सोने की और बैठने की गलत पोजीशंस होती है। सोने की सही पोजीशन भी हमने जानी, सही पोजीशन में पिलो का यूज कैसे करना है ये भी हमने जाना, है ना। कौन सी है सही पोजीशन, अगर आपको याद है तो आप टाइप कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। कौन सी है सोने की सही पोजीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? परफेक्ट, लेफ्ट लैटरल पोजीशन, यानी लेफ्ट करवट पर सोना और जो राइट घुटना है थोड़ा सा टिल्ट कर, ये बेंड करना और उसके नीचे राइट नी के नीचे एक पिलो लेना, है ना। बहुत बड़ी भी नहीं और बहुत छोटी भी नहीं, जिससे मदर को अच्छी नींद आ जाए। तो ये था आज का सेशन। आशा करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज का सेशन अटेंड किया है। और अगर आप ग्रुप में एक्टिव है तो आपको पता होगा कि आपके लिए और एक गिफ्ट सरप्राइज, एक्चुअली वो कंपेंसेशन सेशन है मस्कुलर सिस्टम के ऊपर, वो भी रहने वाला है। तो टिके रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आपके जुड़े रहने से, आपके रेफर करने से मुझे काफ़ी मदद होती है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सो आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने ये सेशन अटेंड किया। मैं ज़रूर आपसे आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन के बारे में आपके फैमिली मेंबर से ज़रूर शेयर कीजिए, उनको ये बातें ज़रूर बताइए। छोटी मोटी बातें हैं जी, कोई ज़्यादा बातें नहीं, सिर्फ हमने बहुत डीपली पढ़ा है इसलिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन 10 मिनट में आप किसी को समझा सकते हैं आपकी भाषा में। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको, आपके गुरुओं को, आपके माता पिताओं को प्रणाम। थैंक यू सो मच। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम।